आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने रिश्तों की मर्यादा को भंग कर दिया कि कोई इंसान लालच में कितनी हद तक अंधा हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी है नोएडा सेक्टर 45 1 नवंबर की। एक मनीषा नाम की लड़की होती है जिसके घर वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, खासकर उसके भैया और भाभी मिलके। भैया भाभी के साथ साथ भाभी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। तीनों मिलके 1 नवंबर को मनीषा को पहले पीटते हैं। उससे वो प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर लेना चाहते थे। मनीषा सिग्नेचर करने से मना कर देती है। फिर वो उसे मारते हैं और उसका भाई उसे तब तक मारता तब तक उसकी जान नहीं निकल गई। जान से मारने के बाद उसकी हड्डियां तोड़ते हैं और ब्रीफ केस में उसे बंद कर देते हैं। और वो ब्रीफ केस गाड़ी में डालने के बाद नोएडा सेक्टर 45 से दूर बागपत जिला नाम की एक जगह है जहाँ पर खेत होता है, वहाँ पर ले जाकर उसे जला देते हैं उस ब्रीफ केस के साथ। सुबह तक उसकी बॉडी काफी हद तक जल चुकी होती है। लेकिन जब आसपास के लोग उसे देखते हैं कि ये क्या चीज है, तो उन्हें पता चलता है कि इंसान की बॉडी है जो जल रही थी। और सुबह का टाइम हो गया था। सुबह के टाइम तक भी बॉडी जलती रही और वहाँ के लोगों द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब तहकीकात करती है तो सारी सच्चाई निकल के सामने आती है, जो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। दोस्तों, मनीषा एक बहुत ही काबिल लड़की है और उसने खुद के लिए जॉब करना शुरू कर दिया था कि मैं अपने खर्चे और अपनी स्टडीज के खर्चे खुद से उठाऊंगी और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो इसलिए क्योंकि मनीषा की एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जब मनीषा 6th क्लास में थी तब मनीषा के पिता का देहांत हो जाता है। और मनीषा अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। और उनके देहांत के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं घर वालों के लिए, लेकिन मनीषा के लिए कुछ ज़्यादा ही बदल जाती हैं। मनीषा के जो पिताजी थे उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, करीब 4-5 करोड़ की। मनीषा के पिताजी के देहांत के बाद उनकी प्रॉपर्टी आधी आधी होती है, आधी मनीषा के लिए और आधी मनीष के लिए जो उसका भाई होता है। उसकी मम्मी हमेशा से यही चाहती थी कि मनीषा सारी प्रॉपर्टी मनीष के नाम कर दे, कि मनीष घर का चिराग है, मनीष घर का लड़का है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है, तू तो कल पराये घर पर चली जाएगी, ये हमारे लड़के को दे दे। लेकिन मनीषा ऐसा नहीं करती है। मनीषा के घर वालों ने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन मनीषा फिर भी बहुत ज़्यादा बहादुर थी, उसने सिग्नेचर नहीं करे। और यही सब काफ़ी टाइम तक चलता रहा और वो अपनी पढ़ाई वगैरह करती रही। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उसे स्कूल की फीस भी नहीं देते थे और खाना वगैरह भी नहीं देते थे। रातों को उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था कि सिग्नेचर कर, हमें प्रॉपर्टी चाहिए। फिर बाद में मनीष की जब शादी हो जाती है तो मनीषा की भाभी घर पे आती है जिसका नाम होता है शिखा। और शिखा इतनी ज़्यादा खराब औरत होती है कि मनीषा के घर वालों से भी ज़्यादा खराब होती है वो। शिखा हमेशा मनीषा को परेशान करती रहती थी, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती थी, क्योंकि घर वाले उसे और ज़्यादा परेशान करें कि ये लड़की ऐसी है, बाहर जाती है, उल्टी सीधी बात। वो आग लगाने का काम करती थी। वो भी यही चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी है वो मनीष के नाम हो जाए। शिखा की शादी के बाद भी उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है पवन। ये घर पे आता रहता है, जिसके बारे में मनीषा को पता लगता है तो वो अपने भैया को बताती है कि भाभी से मिलने एक लड़का आता है और इनके बीच कुछ चीज़ें चल रही हैं। मनीष को शायद उसके आने और ना आने से कोई फर्क पड़ता था, जो भी हो रहा है चलने दो बस, इस तरह की सोच रखने वाला इंसान था। तो हर दिन की तरह मनीषा अपने ऑफिस गई होती है। फिर शाम को करीब 8:30 बजे तक वो अपने घर वापस आ जाती है और खाना पीना खाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसके घर वाले पहले भी उसे परेशान कर चुके हैं सिग्नेचर के लिए। लेकिन उस दिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो मनीषा को पता लगता है कि 1 नवंबर की रात को उसके घर पे एक इंसान है जो है पवन। मतलब भैया घर पे है, भाभी घर पे है और भाभी का बॉयफ्रेंड भी घर पे है। वो तीनों लोग उसे मनाते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर कर दे। वो हमेशा की तरह उसे मना कर देती है। फिर वो लोग मारपीट पर उतर आते हैं, फिर भी वो सिग्नेचर नहीं करती है। वो तीनों लोग उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी जान ले लेते हैं। उसे ब्रीफ केस में बंद करते हैं और उसे गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। फिर उधर जाके उसे जला देते हैं। जब रिश्तेदार इन लोगों से पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो ये ऐसा नाटक करते हैं कि इन्हें कुछ पता ही ना हो। शायद भाग गई किसी के साथ, ऑफिस के लड़के के साथ कुछ चल रहा होगा तो कहीं भाग गई होगी। तो मनीष एक तरह का राक्षस था, वो किसी भी हद तक गिर सकता था। और ऑफिस के लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या हुआ उस बेचारी को, लेकिन कुछ अता पता नहीं होता है।
1 अक्टूबर से 3-4 अक्टूबर निकल जाते हैं और जो मनीषा का चाचा का लड़का होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है कि पता नहीं हमारी बहन कहाँ है, वो गायब हो गई है और ये जो घर के लोग हैं ये हमेशा से उसके साथ अत्याचार करते आ रहे हैं। ये सब जो पुलिस को पता लगता है तो पुलिस कहती है कि हमें बागपत जिला पर एक बॉडी मिली 1 नवंबर को जो आधी जली हुई थी। फिर वो जांच पड़ताल शुरू करते हैं और उससे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जब पुलिस को शक होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कैसे न कैसे सच पता लगा लेती है, क्योंकि रात के टाइम पर जब वो बॉडी को ले जा रहे थे तो वो एक कार में ले जाते हैं और जिस जिस एरिया से वो ले जाते हैं वहाँ की पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज कैमरे चेक करती है और उसमें उन्हें एक गाड़ी नजर आती है। उस गाड़ी में वो लोग जब उसे निकाल रहे होते हैं वो एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है। जब गाड़ी के नंबर की जांच पड़ताल होती है तो पुलिस को पता लगता है कि वो मनीष के नाम पर गाड़ी है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और जब सबूत मिलने के बाद पुलिस वाले मनीष और उसकी बीवी को उठा लेते हैं। उनसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, आप क्या बोल रहे हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर थोड़े टाइम बाद पुलिस वाले इनके साथ मारपीट करते हैं और वो सच उगलने लगते हैं। फिर इन सब के बाद मनीष और उसकी बीवी शिखा ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इन्हें पकड़ रखा है और इन्हें सजा भी मिलने वाली है, लेकिन जो तीसरा बंदा था पवन वो अभी भी फरार था। सिरसाना की पुलिस क्राइम सीन पर सबूत कलेक्ट कर रही थी, तभी उन्हें एक आदमी दिखा जो दूर खड़े होकर इन पर नजर रख रहा था। पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ तो पुलिस उस आदमी के पास गई। उन्हें पता लगा कि यह आदमी पवन है। पवन घबरा गया और पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। पुलिस ने भी इसका जवाब देते हुए उस पर गोलियां चलाई और इसी की वजह से उसके पैर पर गोली लग गई और 8 नवंबर को पुलिस ने पवन को भी अरेस्ट कर लिया और उसने भी अपना गुनाह कबूल किया। अगर पवन क्राइम सीन पर नहीं आता तो शायद ही वो पकड़ा जाता। उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से ही इतना बड़ा क्राइम करा था बिना कुछ सोचे समझे। फिर ये तीनों के तीनों 72 आवर के अंदर पकड़े गए थे। और बात रही मनीषा की, मनीषा एक बहुत अच्छी इंसान थी और अपनी जिंदगी में इतना दुख झेलने के बाद भी उसके दिमाग में एक बार भी बदला लेने का ख्याल नहीं आया। वो माँ, भैया, भाभी और किसी से भी कुछ नहीं चाहती थी और उसने 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी गंवा दी। और इसी के साथ मनीषा चौहान का केस यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।